हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल जीएसआर के लवानिया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो जो टॉपिक है अपना वो टॉपिक आपका बीएससी फाइनल ईयर का है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो आज हम इसमें बात करेंगे संकुलों के स्थायित्व के बारे में। संकुलों के स्थायित्व के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ध्यान से सुनेंगे आप। कोई भी इशू होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, उसी से हमें हौसला मिलेगा। देखो, अगर हम बात करते हैं संकुलों के स्थायित्व के बारे में तो संकुलों के स्थायित्व के बारे में दो प्रकार के कंसेप्ट हैं। एक जो कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट का नाम होता है ऊष्मागतिकीय स्थायित्व। एक जो कंसेप्ट होता है उसका नाम होता है ऊष्मागतिकीय स्थायित्व। नंबर पहला कंसेप्ट ये होता है। और सेकंड जो होता है ना वो होता है गतिकीय स्थायित्व। आपका सीधा सवाल आएगा यहां से, तो ज्यादा लिखना भी नहीं होगा, बस आप समझ लेंगे तो लिख देंगे। अगर रटने का प्रयास किया तो आप नहीं लिख पाओगे। ऊष्मागतिक स्थायित्व का एक और नाम होता है, ऊष्मागतिक स्थायित्व को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। इस ऊष्मागतिक स्थायित्व को बोलते हैं हम। और इसको हम बोलते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी। देखो, थर्मोडायनेमिक स्थायित्व हमें क्या बताता है? थर्मोडायनेमिक स्थायित्व से हमें यह पता चलता है कि कोई भी कंपाउंड कैसा स्टेबल है। एक तो वर्ड काम में लिया जाता है मोर स्टेबल और एक वर्ड काम में लिया जाता है लेस स्टेबल। हमें यह पता चलता है कि कौन ज्यादा स्थायी है, इसको हम बोलते हैं क्या? अधिक स्थायी। और इस वाले को हम बोलते हैं कम स्थायी। अगर हम काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करें तो काइनेटिक स्टेबिलिटी भी हमें दो चीज के बारे में बताती है। एक तो कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं लेवाइल। लेवाइल का मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं चंचल। और एक होता है इनर्ट। इनर्ट को हिंदी में बोलते हैं क्या? अक्रिय। दो चीजें हैं। अब दोनों चीजों के बारे में डिफरेंस समझें आप। देखो, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी क्या चीज होती है, स्टेबिलिटी को जरा आप देखें। देखो, अधिक स्थायी है और एक कम स्थायी है। अब ये मीनिंग क्या है? देखो, आपके पास पता है कि मेटल होता है और एक लिगेंड होता है। ध्यान से समझना है ना। मेटल के पास वैकेंट होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करता है, इसीलिए इसका नाम लुईस अम्ल होता है। और ये देने वाले होते हैं तो इसका नाम लुईस क्षार होता है। ये इसको डोनेट करते हैं, बॉन्ड बनता है। तो हम थर्मोडायनेमिक जो स्टेबिलिटी है उस थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को हम जो पढ़ते हैं ना वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के रूप में पढ़ते हैं। अगर ये वाला बॉन्ड स्टेबल है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग है, अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो आपको सीधी सी बात है कि उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब मीनिंग बात है स्टेबिलिटी का कि स्टेबिलिटी क्या होती है सर। तो देखो, स्टेबिलिटी का मतलब है कि स्टेबिलिटी का मतलब है कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट रखा है, उस पर यदि हम कोई भी काम नहीं करें, कोई भी बाह्य पदार्थ ना लगाएं और वो जैसा है वैसा ही रहे तो हम कह देंगे कैसा है? स्टेबल। लेकिन वो थोड़ी सी हीट पाके या थोड़ा सा कुछ भी हुआ और वो क्रिया करने लग जाए तो इसका मतलब हम बोल देंगे वो जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? अनस्टेबल है। तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में तो हमको वही बताया जाएगा कि भाई मोर स्टेबल है कि लेस स्टेबल है। और गतिकीय स्थायित्व में हमें बताया जाएगा क्या है, या तो लेवाइल होगा या इनर्ट होगा। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है टॉब। जब हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि यदि कोई 25 डिग्री सेंटीग्रेड और यदि उसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर पर, इन दोनों 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिलियन को मिला दें हम और कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1। और अभिक्रिया लगभग कितने मिनट में पूर्ण हो जाए? 1 मिनट में। तो इसका मतलब वो बहुत चंचल है, लेवाइल होगा। अन्यथा वो किस कैटेगरी में आएगा?
इनर्ट की कैटेगरी में आएगा। तो आप पहले तो मुझे ये बता दो, यहां तक आपको कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हो। एक और कंसेप्ट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, ध्यान से समझना है ना, चीजें कोई भी रहेंगी नहीं आपकी, टॉप से एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे हम, पर आप तो समझना है ना। बस आप तो हमें कमेंट कर देना और कमेंट करके बता देना कि सर सही पढ़ा रहे हो आप। अगर मैं बात करता हूं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का मतलब हम बोलेंगे वर्गाकार समतलीय। ध्यान से सुनेंगे आप, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। तो वर्गाकार कंस ये होता है अपने पास, वर्गाकार की मेटल होता है, यहां पे लिगेंड 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 होता है। इसकी ये वाली पोजीशन क्या होती है, वैकेंट होती है। इन वाली पोजीशंस को हम बोलते हैं, कौन सी पोजीशन है ये, वैकेंट पोजीशन है। अगर ये वाली बैकएंड पोजीशन है तो यहां पे कोई आके जुड़ सकता है, इसका मतलब अगर कोई यहां पे आके जुड़ सकता है तो कैसा होगा, वो मोर रिएक्टिव होगा। आपको मैंने पढ़ा है डेल नॉट स्क्वायर प्लेनर का ज्यादा होता है किससे, ऑक्टाहेड्रल से। तो ध्यान से सुनेंगे, इसका मतलब जिसकी डेल की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, आगे भी डिस्कस कर लेंगे। जिसकी डेल की वैल्यू हाई होगी वो स्क्वायर प्लेनर है, और वो क्या कहलाएगा, आपका मोर स्टेबल कहलाएगा। मैंने बोला ध्यान रखना, अगर मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं तो दोनों चीज ध्यान रखना, ये मोस्ट स्टेबल भी होते हैं। अब ये चीज आपकी अभी समझ में नहीं आएगी, आगे आ जाएगी। और ये मोस्ट रिएक्टिव भी होते हैं, जबकि जनरली ये पढ़ाया दिया जाएगा कि जो स्टेबल है वो रिएक्टिव कम होगा, जो रिएक्टिव नहीं। भाई इन दोनों का कोई भी आपस में लेना देना नहीं है। तो मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने ये पढ़ाया कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को हम जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस हम करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की फॉर्म में, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की फॉर्म में पढ़ते हैं। और आप ध्यान से सुन लेंगे एक और कंसेप्ट, जो स्टेबिलिटी होती है वो समानुपाती होती है किसके, डेल के। अगर डेल ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब डेल स्क्वायर प्लेनर का ज्यादा होता है, डेल किससे, ऑक्टाहेड्रल से। तो स्क्वायर प्लेनर की क्या ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बोलो यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या आपको, चलें आगे। तो हम जो स्थायित्व को जो बात करने वाले हैं, वो स्थायित्व को हम दो चीज में डिपेंड, दो थिंग्स में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ने वाले, अभी पढ़ने वाले, एक तो हम पढ़ने वाले स्थायित्व स्थिरांक, एक तो हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, स्थायित्व स्थिरांक, और एक हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, अस्थायित्व स्थिरांक। थोड़ा सा बता रहे हैं, बाकी हम चलने वाले हैं उधर। अस्थायित्व स्थिरांक, स्थायित्व स्थिरांक को बोलते हैं स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट। और इसको बोलते हैं आपका, अगर इसको बात करें तो अस्थायित्व है, तो अस्थायित्व को क्या बोल देंगे हम, अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है बेसिकली। इन, ये दब जाता है, एक सेकेंड, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम दो टर्म पढ़ेंगे, पहले ही बता रहा हूं मैं, इस वाले में ध्यान से सुनते जाओ आप, तो गजब मजा आ जाएगा। एक तो हम पढ़ेंगे, देखो इंग्लिश भी लिख देता हूं मैं आपको, एक तो हम पढ़ेंगे स्टेप वाइज, स्टेप वाइज मैकेनिज्म, थोड़ा सा समझेंगे भाई, है ना। और एक हम पढ़ेंगे क्या, ओवरऑल, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल फॉर्मेशन स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये हम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं स्टेप वाइज, को बोलते हैं पदवार, हिंदी लिख देता हूं मैं, इसको स्टेप वाइज को बोलते हैं कौन सा, पदवार स्थायित्व स्थिरांक, स्थायित्व स्थिरांक। और इसको बोलते हैं ओवरऑल, ओवरऑल को बोलते हैं समग्र, समग्र विरचन फॉर्मेशन, विरचन स्थायित्व स्थिरांक। और ये आपके पास है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं के आई से, और समग्र को लिखते हैं वीटा से, और इसको लिखते हैं हम किससे, के से। ये वाली बात हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जरा सामने आइए आप, आपके पास हम बता दें तो थोड़ा सा अब हम अपने नोट्स की ओर चढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया, उससे हम आपको ज्यादा क्लियर होगा और अच्छे से आ जाओ।
देखो हमारे पास अगर हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में, तो हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि संकुल यौगिकों के स्थायित्व के बारे में, और संकुल यौगिकों के स्थायित्व के बारे में हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान से, सारी चीजें आपके सामने हैं और कुछ भी ऐसा टफ एंड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कि हमसे ये बोला गया है कि आपको पता है कि संकुल यौगिकों में एक अम्ल होता है और एक आपके पास क्या होता है, क्षार होता है। एक तो अम्ल होता है और एक आपके पास क्या होता है, क्षार होता है। और ये तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं तो संकुल का स्थायित्व बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं स्थायित्व स्थिरांक। क्या पढ़ते हैं, स्थायित्व स्थिरांक। और स्थायित्व स्थिरांक को हम पढ़ते हैं पदवार के रूप में, और एक पढ़ते हैं समग्र। तो आप वो चीज समझो, देखो वही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। आ जाओ सामने। अगर मेरे पास, देखो मैं पूरी चीज लिख रहा हूं, एम प्लस एल है और एम प्लस एल हमारे पास क्रिया करके ये दोनों सारे रिवर्सिबल है, ये होता है K1। तो हमने लिखा एम एल लिखा। तो अगर मैं K1 की फॉर्म में लिखना चाहूं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये वाली चीज बटे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एम, और यहां पे आ गया क्या आपके पास एल। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं दूसरे की बात करूं कि एम एल है और इसमें एक और एल हमने जोड़ दिया, तो उस वाली चीज को हम क्या लिख रहे हैं, K2 लिख रहे हैं। और K2 अगर हम लिख रहे हैं तो इसको हम Ml2 लिख रहे हैं। और Ml2 में K2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, Ml2 हो जाएगा। और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, Ml हो जाएगा। और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। सेम प्रोसेस है, अगर मेरे पास Ml2 आ गया और Ml2 में एक और लिगेंड आ गया, तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, K3 हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा आपका Ml3 हो जाएगा। तो अगर मैं K3 की वैल्यू निकालना चाहूं तो अपने पास Ml3 की कंसंट्रेशन बोल देता हूं, और ये किसकी हो जाएगी, Ml2 की कंसंट्रेशन, और ये हो जाएगी किसकी, L की। और ये क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं ओवरऑल लिखना चाहूं तो जर्नल फॉर्मूला है एम, इधर 3 है तो एक कम है ना, तो n-1 कर दूं प्लस एल। और जहां K3 है वहां क्या कर दूंगा, Kn। तो इधर क्या हो जाएगा, एम एल एन हो जाएगा। और इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो Kn बराबर क्या हो जाएगा, एम एल एन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एम एल एन -1। और यहाँ एल है भाई, है ना। और ये किसकी हो जाएगी, एल की। तो ये वाली चीज आपके समझ में आई कि नहीं आई, आगे इसका यूज होगा। अभी रिजल्ट पे बात करेंगे हम अभी ना, और लिखना पड़ता है थ्योरेटिकल एग्जाम में, है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास K1 है, हमारे पास K2 है, हमारे पास K3 है, और हमारे पास Kn है। इन सब को हम बोलते हैं पदवार, या इनको हम बोलते हैं कौन सा, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम इनको बोलते हैं। बोलो समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक, यहां तक क्लियर है। चलो आ जाओ। अगर हमने स्टेबिलिटी पढ़ लिया तो हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरा भी पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, दोनों समझ लें आप अच्छे से, है ना। और कुछ नहीं है, हमें रिजल्ट की बात करनी है तो रिजल्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, बस बात खत्म। देखो एक और हम पढ़ते हैं ओवरऑल। अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। आप समझना है ना मैं क्या समझा रहा हूं बेटा। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात करते हैं तो उसमें अलग चीज है कि एम आया, उसके पास एल आया, तो इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये हो जाएगा बीटा 1। तो क्या हो जाएगा बोलो, एम एल हो जाएगा पहला। ये क्या होगा, एम आया, अब दो लेगेंड आ गए एक साथ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बीटा 2 हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे हम, Ml2। और अगर अपने पास तीन लेगेंड आ गए तो क्या हो जाएगा, 3L आ जाएगा। और 3L आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीटा 3 हो जाएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, Ml3 हो जाएगा। अपने पास तीनों चीज आ गई हमारे पास, है ना। Ml3 हो गया। अब इसको अगर हम किस फॉर्म में लिखना चाहें, उस फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं तो क्या हो गया, या तो सिंपल था कि m प्लस n आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा n हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा m, और अपने पास क्या हो जाएगा, ln हो जाएगा। तो मैं इसके लिए पहले वाले के लिए क्या लिख रहा हूं, मैं आपके पास बीटा, पहले वाले के लिए बीटा 1 लिख रहे हैं, दूसरे वाले के लिए बीटा 2 लिख रहे हैं, और तीसरे वाले के लिए बीटा 3 लिख रहे हैं। तो देखो उसमें क्या हो गया बोलो, ml की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई m की कंसंट्रेशन और l की कंसंट्रेशन। B2 का क्या हो गया, ml2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई m की कंसंट्रेशन। और फिर किसकी कंसंट्रेशन, l कहां पहुंच गया, पावर में पहुंच गया।
ऐसे ही सेम बीटा 3 बराबर क्या हो गया अपने पास, एम एल 3 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एम की कंसंट्रेशन, और ये किसकी कंसंट्रेशन हो गया, एल की कंसंट्रेशन। बीटा 3 में यानी 3 और 3 की पावर एल। अब इसको भी मैं फॉर्म में लिख सकता हूं किसके लिए, बीटा एन के लिए। तो बीटा एन के लिए क्या हो जाएगा, एम एल एन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एम की कंसंट्रेशन, और ये आपके पास एल की कंसंट्रेशन पावर। तो हमारे पास ये चीज आ गई अपने पास, ये वाली चीज आई कि नहीं आई। अब देखो ध्यान से, अब हमें ये क्या है, V1 V2 V3 या बीटा 3, इनको हम बोलते हैं क्या, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। इनको क्या बोलते हैं, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट हम इनको बोलते हैं। बोले यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इनका क्या रिलेशन होता है, वो जरा इंपॉर्टेंट होता है रिलेशन। क्या रिलेशन है जरा सुने, रिलेशन ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इसको गुणा किया K1 का गुणा किया K2 से तो क्या आता है जरा सुने। तो K1 की वैल्यू आप पीछे से मैं लिख रहा हूं, देख देख के, है ना, ml की कंसंट्रेशन है, पीछे से देख लेना आप, और आपके पास m की कंसंट्रेशन है, एक सेकेंड, देखो क्या है, ml की कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाई m की कंसंट्रेशन है, l की कंसंट्रेशन है इनटू K2 की क्या आएगी, ml2 की कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाई ml की कंसंट्रेशन है, और किसकी कंसंट्रेशन है, l की कंसंट्रेशन है। तो देखो यहां से ये कट गया ना, क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा ml2 डिवाइडेड बाई m, और l और l क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो l स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसके बराबर था, आप देख लें फॉर्मूले में किसके बराबर था, बीटा 2 के बराबर था। इसका मतलब दैट इज क्या फाइनल आया कि भाई K1 डॉट K2 बराबर क्या आ गया अपने पास, बीटा 2 आ गया। बोलो यस और नो। अब देखो मैं और लिख सकता हूं, तो सर K1 इंटू K2 इंटू K3 बराबर किसके आ जाएगा बताओ, बीटा 3 के आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, चलो करके बताना सर, ऐसे हम तो नहीं मानेंगे, तो कर लो चलो। वैसे कुछ नहीं है इसमें, है ना, एक बार पर क्या पता थ्योरी वाला एग्जाम में आ सकता है भाई ये क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को समझाइए तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, भले ही आपको आता है लेकिन लिखने के नंबर मिलते हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम में। ml लिख दिया मैंने, l आ गया। अब K3 की वैल्यू पीछे से देख लेंगे, क्या हो जाएगा ml3, ठीक है, ml3 होगा तो यहाँ क्या होगा, ml2 होगा, और ml2 में एक लिगेंड आएगा, l आ जाएगा, अपने आप कट जाएंगे। देखो ये वाला गया, ml से ml गया, तो क्या बचा बोलो, ml3 डिवाइडेड बाई कितने ml, एक एक ही है, तो m, और अपने पास कितने लेगेंड आ जाएंगे, तीन, तीन की पावर 3 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, कि क्या कंसेप्ट आ गया हमारे पास, कि इसी प्रकार वो बीटा 3 के हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, K1 डॉट K2 डॉट K3 बराबर किसके हो गया बताओ, बीटा 3 के हो गया। तो ऐसे ही मैं लिख सकता हूं क्या, बीटा एन बराबर क्या हो जाएगा, K1 डॉट K2 डॉट K3 डॉट 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 क्या हो जाएगा, Kn हो जाएगा। अब तो सिंपल है भाई, अब तो हो गया काम हमारा। कैसे होगा देखो, लॉग ले लो तो क्या हो गया बताओ, ध्यान से सुनना, लॉग यही वाला रिलेशन आपको याद रखना, लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 प्लस डॉट 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 हो जाएगा। माइनस लॉग ले लो, माइनस के लॉग ऑफ Vn बराबर माइनस के लॉग ऑफ K1 माइनस के लॉग ऑफ K2 माइनस के लॉग ऑफ K3। इसका मतलब ये देखो, आपको मैंने सिखाया था, आप याद करो क्या, कि भाई पीएच बराबर होता है माइनस के लॉग ऑफ कौन से आयन बताओ, H प्लस आयन। और एक और सिखाया था कि POH बराबर क्या होता है आपके माइनस के लॉग ऑफ क्या आयन बताओ, OH माइनस आयन। इसका मतलब यहाँ है, जो यहाँ है, तो यहाँ ऐसे लिख दो ना, PVN बराबर क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, P लगा दें तो क्या हो जाएगा, K1 प्लस P लगा दें तो क्या हो जाएगा, K2 प्लस P लगा दें तो क्या हो जाएगा, K3। ध्यान से सुने रिलेशन, अब यहीं से कंसेप्ट बनेगा आपका। अब क्या कंसेप्ट बना, देखो नॉर्मली हमने आपको क्या सिखाया है, कि भाई आपने अम्ल का वियोजन स्थिरांक अगर ज्यादा है तो नॉर्मली pKa की वैल्यू क्या आती है, कम। तो यहां सेम वही है कि अगर वीटा एन ज्यादा आएगा तो पी वीटा एन कम आएगा,
ध्यान रखेंगे तो ध्यान से सुन लो भाई, स्टेबिलिटी के मान में वृद्धि हो जाएगी। बोलो यस और नो। सेम प्रोसेस है, अगर के एन की वैल्यू ज्यादा आती है तो पी के एन की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, कम आएगी। के एन की वैल्यू ज्यादा आती है तो इसमें लिखा है, एक सेकंड बता देते हैं आपको कहां लिखा है। के एन की वैल्यू, पी के एन की वैल्यू क्या आएगी, कम। तो ध्यान से सुनेंगे तो किसके मान में वृद्धि हो जाएगी, बोलो स्टेबिलिटी के मान में वृद्धि हो जाएगी। बोलो यस और नो। समझ में आई कि नहीं आई कॉन्सेप्ट? तो ध्यान से सुन ले भाई, ये रिलेशन आप याद रखेंगे, पी वी एन बराबर अपने पास आ जाएगा पी के वन प्लस पी के टू प्लस पी के थ्री। ये रिलेशन अपने पास आ जाएगा और ये रिलेशन दैट इज इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान से सुन ले आप। क्लियर बात है? चलो मैं एक और कंसेप्ट आपके लिए बता देता हूं और आप सुन लेंगे, है ना, तो स्टेबिलिटी के मान में वृद्धि हो जाएगी। देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन यह कहता है कि अपने पास एक कंसेप्ट है कि भाई AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस संकुल है और उसके लिए पदवार दिए, पदवार पदवार स्थायित्व स्थिरांक दे रखे। पदवार का मतलब क्या होता है, देखो K1 दिया है, देखना एक बार 7.7 इंटू 10⁻³ और K2 दे रखा है 2.1 इंटू 10⁻³। ये पदवार दे रखे हैं। वो आपसे पूछ रहा है समग्र, तो आपसे क्या पूछ रहा है, देखो वही कंसेप्ट, समग्र स्थायित्व स्थिरांक पूछ रहा है, समग्र स्थायित्व स्थिरांक के बारे में चर्चा कर रहा है आपसे। तो स्थायित्व क्या होता है आपको पता है, क्या होता है, बीटा होता है, तो वो निकालेंगे हम, बीटा टू ही पूछेगा, ठीक है ना। तो क्या रिलेशन बताया था मैंने आपको कि भाई बीटा टू बराबर होता है क्या, K1 इंटू क्या होता है, बोलो K2 होता है। तो K1 की वैल्यू तो दी है कितनी, 7.7 इंटू 10⁻³ इंटू में बोलो 2.1 इंटू 10⁻, कितना है ये, एक सेकंड, ये भी 3 है ना, 3 है भाई, कर लेंगे कैलकुलेशन। तो इसका मतलब कितना आया, 1.6 इंटू 10⁻7 आया। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। देखो इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, ज्यादा प्राप्त हो गई। तो इसका उल्टा होता है पी वी एन, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया सवाल, लगना चाहिए भाई, कौन पढ़ा रहा है। देखो एक और चीज बताऊं मैं आपको कि मुक्त ऊर्जा, वो भी अच्छा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा एवं समग्र स्थायित्व स्थिरांक, समग्र स्थायित्व स्थिरांक में संबंध। देखो क्या संबंध है, आपने छोटी, मैंने पढ़ा रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आप याद करो, माइनस के 2.303 RT, वहां बताया था मैंने आपको लॉग, पहले सुन, लॉग के इक्विलिब्रियम याद करो। लेकिन यहां मैं समग्र की बात कर रहा हूं ना, तो कौन सा स्थिरांक ले लूंगा, समग्र स्थिरांक ले लूंगा RT, और ये हो जाएगा लॉग, तो क्या हो जाएगा बीटा। आपने थर्मोडायनेमिक में पढ़ा है डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस होता है। दोनों बराबर कर दिए तो बोलो माइनस के 2.303 RT लॉग बीटा बराबर कितना होता है, डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस, माइनस से गुणा कर दो 2.303 RT लॉग बीटा बराबर, ये हो गया माइनस के डेल्टा एच और ये हो जाएगा प्लस के डेल्टा एस। अब ध्यान से सुने, क्या कंक्लूजन बताने वाला हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट आया कि यहां पे डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो प्रक्रम कैसा होगा, ऊष्मा छेपी होगा, एनर्जी बाहर निकल जाएगी। एनर्जी बाहर निकल जाएगी तो ध्यान रखेंगे स्थायित्व के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। लेकिन अगर डेल्टा एस का मान भी पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव आने पर इस लॉग या बीटा की वैल्यू बढ़ेगी। आपको मैंने बताया कि लॉग बीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो पीवीएन की वैल्यू घटेगी, और पीवीएन की वैल्यू घटेगी तो स्थायित्व के मान में क्या हो जाएगी बताओ, वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और एंट्रोपी भी पॉजिटिव है तो ध्यान रखना क्या,
क्या ध्यान रखोगे आप ध्यान रखोगे कि संकुल क्या होगा, स्थायी होगा और स्थायित्व होगा। अब ये वाला कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, यहां से और एक नया कंसेप्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, तो आप आ जाइए। थोड़ा सा टफ है लेकिन आप फिर भी सीखेंगे। यूजुअली क्या होता है, ध्यान से देखना भाई, ना समझने का मजा कुछ अलग है, टॉप से एडवांस तक पढ़ेंगे हम। यूजुअली क्या होता है, ध्यान से, सामान्यतः अगर हम बात करते, देखो समझना, अब ये बात थोड़ी सी अलग है। सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है कि अपने पास पहली बात लिगेंड होता है, ठीक है ना, है ना, और एक दूसरा पोर्शन होता है आपके पास मेटल होता है। ध्यान से सुनेंगे आप कि जब नॉर्मली मेटल के चारों ओर लिगेंड आते हैं, नॉर्मली मेटल के चारों ओर जब लिगेंड आते हैं तो मेटल के चारों ओर क्राउडिंग बढ़ जाती है। मेटल के चारों ओर क्या बढ़ जाती है, क्राउडिंग बढ़ जाती है। और क्राउडिंग बढ़ जाती है मेटल के चारों ओर। दूसरी बात, दूसरी पॉइंट क्या है कि जब लिगेंड आएंगे, जैसे ये लिगेंड है, नॉर्मली लिगेंड पे क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है, और लिगेंड पे क्या होता है, ऋणात्मक। जब ये पास पास आएंगे तो इनमें क्या हो जाता है, इनमें होने लग जाता है, कौन सा फोर्स लग जाता है बताओ, रिपल्सन फोर्स बढ़ने लग जाता है। अगर रिपल्सन फोर्स बढ़ गया, तो रिपल्सन फोर्स अगर बढ़ गया तो क्या होगा, इन दोनों के अंदर रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा, तो रिपल्सन से, ध्यान रखना, ध्यान से सुनेंगे। अब देखो देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज आ गई, रिपल्सन से क्या बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर ऊर्जा बढ़ जाएगी तो क्या कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ध्यान से सुनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने कि सामान्यतः जब मेटल होता है, मेटल के चारों ओर जैसे जैसे लिगेंड आते हैं तो क्राउडिंग बढ़ती है, क्राउडिंग बढ़ती है तो लिगेंड आते जाते हैं, तो लिगेंड में रिपल्सन होता है, रिपल्सन से एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब, तो हमारे पास क्या था पहले, K1 था और K2 था और क्या था, K3 था, और हमारे पास क्या था, K4 था। अब याद करो, यहाँ एक लिगेंड था, यहाँ दो लिगेंड, तीन लिगेंड, लिगेंड आते जा रहे हैं ना, तो क्राउडिंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, इधर ध्यान से सुनेंगे, इधर क्या बढ़ रहा है, क्राउडिंग बढ़ रही है। क्राउडिंग बढ़ रही है तो रिपल एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, K1 K2, और किसकी ज्यादा होगी बताओ, K3 की ज्यादा होगी। बोलो यस और नो। अब मैं आपको सवाल करा देता हूं इसके, इसका कुछ अपवाद भी है, बट ये सामान्यतः हर जगह नहीं होता, पर देखो आपके समझ में आएगा कि मेरे पास है, पहला कंसेप्ट है कि पहला एक कंपाउंड है जिसका नाम है CD, और मैंने लिखा H2O का होल 6, और यहां पे +2 है, और मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया Br को। तो ध्यान से सुनेंगे भाई, ये हुआ K1, तो यहां कॉम्प्लेक्स बना CD Br, एक H2O बाहर निकाल दिया, H2O का होल 5, यहां एक प्लस आ गया और यहां से H2O बाहर निकला। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि CD Br H2O का होल 5 था और मैंने इसमें एक और Br इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो यहां हो गया क्या, K2। तो K2 के लिए क्या बना कि भाई CD, और यहां हो गया Br2, H2O का क्या आ गया, होल 4 आ गया, 0, और H2O यहां से बाहर निकल गया। एक बार लिख ले, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी तो इंपॉर्टेंट चीज देखना आप ध्यान से, क्या गजब चीज आएगी। Br2 था, फिर मैं जैसे जैसे लिगेंड को लाता जा रहा हूं, लिगेंड आएगा, Br आएगा, तो यहां क्या आएगा बताओ, K3 आएगा, और क्या बनेगा बोलो, CD, और क्या बना, Br3, और H2O का होल क्या आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा, एक नेगेटिव बढ़ जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा, H2O, और लास्ट पॉइंट क्या आएगा कि भाई CD H2O का होल थ्राइस Br3, है ना, माइनस आ गया, प्लस में कौन आ जाएगा, Br माइनस आएगा, और यहां कौन हो जाएगा, K4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CD Br4 कॉम्प्लेक्स बन गया ना। अभी तक हमारे पास कितने H2O निकलने वाले थे, CdBr4, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, और यहां से आपके पास क्या हो गया, माइनस आ गया, माइनस, और यहां से अब कौन से लेगेंड वापस चले जाएंगे, तीनों के तीनों लेगेंड निकल जाएंगे। देखो ध्यान से, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था कि भाई K1 ज्यादा आएगा, K2 से ज्यादा आएगा, K3 से ज्यादा आएगा, K4 से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपके, ये बताओ मुझे, आ गया ना। अब देखो ध्यान से, लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां से, ध्यान रखना क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहां जो कण है, एटम है, वो 1+1 बराबर कितने एटम मिले, 2 मिले, लेकिन यहां 1+3 बराबर कितने एटम मिले, यहां पे
4 एटम मिल गए। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आना चाहिए था कि भाई K1 ज्यादा आएगा, K2 से ज्यादा आएगा, K3 से, और क्या आना चाहिए K4 से। लेकिन क्या हुआ, K1 का मान तो ज्यादा है, K2 का मान ज्यादा है, K3 का मान ज्यादा है, लेकिन K4 का मान ज्यादा है। और K4 का मान ज्यादा क्यों है समझना, क्योंकि यहां है 4, और मैंने आपको सेकंड ईयर में पढ़ाया है कि एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है कणों की कौन सी व्यस्तता, अस्त व्यस्तता। तो यहां 4 कण है, और मैंने बताया अगर एंट्रोपी बढ़ेगी, अभी बताया है एंट्रोपी बढ़ेगी तो बीटा एन भी बढ़ेगा, बीटा एन भी बढ़ेगा तो पीवीएन घटेगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब K4 का मान सबसे क्या है बताओ, ज्यादा। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया हुआ सवाल है भाई साहब, ये वाला सवाल CSIR में पूछ लिया गया। नॉर्मली आम व्यक्ति क्या सोचता है कि K1 K2 K3 K4 ज्यादा होता है, लेकिन यहां कौन सा फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है आपके पास, डोमिनेंट होने वाला जो फैक्टर है ना, वो आपके पास क्या हो जाता है, ये वाला हो जाता है। एक और सवाल कराने वाले हैं हम इसी का, क्या है कंसेप्ट देखो। देखो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना है ना। क्या क्वेश्चन है बता देते हैं, आपके पास दोनों लिख लेते हैं। क्वेश्चन का जो है वो ये वाला, ये एफ ही बाइप्रीडीन एक लिगेंड होता है, पी वाई का होल थ्राइस है, और ये +2 है, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में, पर कोई बात नहीं है, थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। FeH2O का होल 6 प्लस यहां एक लिगेंड आएगा PVY, वाइप्रीडीन मैंने करा रखा है आपको, ये भी K1 होता है, ध्यान से सुनोगे आप तो गजब आएगा सवाल समझ में। देखना H2O का होल 4 कर देंगे, और यहां कौन आ जाएगा, वाइप्रीडीन लिगेंड आ जाएगा। यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, +2, यहां पे आपके पास कितने H2O निकाल दिए, 2। दूसरा पॉइंट क्या था कि FeH2O का होल 4 था, BY लिगेंड आ गया, प्लस आ गया, ठीक है ना। अब बाइप्रीडीन आएगा PY, तो यहां क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा, +2 है ना ये। और क्या बन जाएगा, Fe बाइप्रीडीन का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस, +2, और यहां से कितने लिगेंड निकल गए, 2 H2O के मॉलिक्यूल्स निकल गए। थोड़ा सा समझो बस, लास्ट बचा है Fe वाइप्रीडीन आ गया, और कितने हो गए, 2, और यहां कितने थे, H2O का होल ट्वाइस आ गया, प्लस आ गया वाइप्रीडीन आ गया, K3 आ गया, क्या फॉर्मूला बना, Fe वाइप्रीडीन, कितने हो गए, 3 हो गए, कॉम्प्लेक्स बन गया, प्लस कितने H2O बाहर निकल गए, 2H2O। ध्यान से सुनो, अब देखो क्या कंसेप्ट है, K1 K2 K3 है। देखो ध्यान से, आप क्या समझ रहे हो कि जैसे जैसे लिगेंड आएंगे तो आपको पता है K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, K3 होगा। लेकिन मैंने आपको एक और फैक्टर बताया था, कौन सा, डेल का। अगर डेल ज्यादा होगा तो उसकी क्या ज्यादा हो जाएगी पता है आपको, स्टेबिलिटी के मान में भी वृद्धि हो जाएगी। चलो देखो ये आप थोड़ा सा देख लें, ये कॉम्प्लेक्स हाई स्पीड बनाता है, ये कंसेप्ट हाई उच्च चक्रण बनाता है। अब ये कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा पढ़ लेना, ये भी हाई स्पिन बनाएगा, ये सब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। हाई स्पिन का मतलब क्या होता है, उच्च चक्रण, और उच्च चक्रण संकुल यौगिक प्राप्त होंगे। लेकिन ये वाला क्या प्राप्त होगा, लो स्पिन, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G6 और EG क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब यहां गैप क्या है, डेल का ज्यादा है। डेल का अगर गैप ज्यादा है तो जिसका मैंने बताया है कि डेल ज्यादा होगा, उसका क्या ज्यादा होगा, अगर डेल ज्यादा होगा तो आप देख लो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब हमें क्या प्राप्त होगा कि भाई K1 और K2 तो ज्यादा होंगे, लेकिन K3 का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहां कौन सा है, लो स्पिन है, और इस वाले कंसेप्ट में क्या डोमिनेंट फैक्टर हो गया कि इसका डेल नॉट क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब ये चीज है, हमने ये चीज आपको पढ़ा दी पूरी कंप्लीट। कहीं पे भी कोई किसी भी प्रकार का इश्यू हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमें बताइए आप कैसा लगा वीडियो, आपके लिए कुछ समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।